तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कल अपना फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हम कहें तो हमने वेरियस टाइप ऑफ राइट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं और ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, सिटीजन राइट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पहले देखा था। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स इनसे अलग है, ये भी हमने देखा था। और आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन और आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को कल देखा था। और 14 आर्टिकल हमने किया था, उसमें बाद हमने डायसी का जो प्रिंसिपल है और उसमें जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको हमने देखा था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आर्टिकल 15 से। और एक चीज पहले भी जैसे डेली बता देता हूँ, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से आप देख के नोट्स बना सकते हैं, जो भी मीडियम के आप प्रिपरेशन करने वाले हों। लेकिन बस रेगुलरिटी बना के रखिएगा, क्योंकि जो लोग कुछ लोग बीच में जोड़ते हैं फिर उसके बाद में वो चीज़ें मिस हो जाती हैं और क्लासेस डेली चलती हैं। तो कंटिन्यूटी एक बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल 15 से अपनी शुरुआत करते हैं। और आर्टिकल 15 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, सीधे इस भाषा में हम समझते हैं, नॉर्मल एकदम लेमैन लैंग्वेज में। आर्टिकल 15 जो होता है ये स्टेट्स को कुछ गाइडेंस एक तरीके से देता है। कल हमने बात किया था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये टोटल क्या है, राइट टू इक्वलिटी देता है। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार देता है, ठीक है। और इसी में आर्टिकल 15 भी आता है हमारा। और आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी पर्सन के साथ में, किसी इंडिविजुअल के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और सर्टेन पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि किन किन आधारों पर वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनकी रेस क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका सेक्स क्या है और उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, मतलब उनके जाति धर्म, प्रजाति धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर स्टेट कोई भी उनके अंदर, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब अदर वर्ड में क्या हुआ कि उनको समान सिमिलर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सिमिलर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई भी भेदभाव उसके साथ में नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसी भी कास्ट का है, किसी का भी रिलीजन का है, किसी भी रेस का है। स्टेट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा और उनको आगे बढ़ने का अवसर देगा, उनके साथ वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, empowers the state to make special provisions for the protection of women and children। देखिए अभी हमने क्या कहा, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर एक इसका एक्सेप्शन भी दे दिया गया, कहां पर, 15(3) में। चूंकि अगर आप भारत देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में आजादी के दिन से आज तक में ही अगर आप देखेंगे तो वोमेन और चिल्ड्रन, इनकी जो दशा है, परिदृश्य है, ये थोड़े बहुत चिंताजनक बने रहे हैं। कितना भी हम कहें, आज भी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो पुअर क्लास है, जो विलेजर्स हैं, गांवों में, ग्रामीण जगहों पे कई बच्चे ऐसे हैं जहां पर उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। महिलाओं के साथ भी ये समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबको समान धारा मिले, है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो इसीलिए स्टेट को एक तरफ तो कहा गया कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया कि अगर कोई महिला या बच्चे ऐसे हैं, वोमेन या चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में बैक पिछड़े हुए हैं, उनकी वो सोसाइटी के जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं, जिस जो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, अपनी जीविका को जीने के लिए उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए आप करिए क्या, स्पेशल प्रोविजंस बनाइए।
ठीक है, उनके लिए क्या करिए, स्पेशल प्रोविजन बनाइए। तो इसी से हमको एक और चीज पता चल जाती है, क्या, कि आर्टिकल 15 जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 15(4) में भी कुछ एक्सेप्शन दिया गया। उसमें क्या किया गया कि हमारे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जो 1951 में किया गया था, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस को भी। जो पिछड़ी जातियां भी हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अगर कदम उठाने पड़ रहे हैं, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, तो स्टेट उसको उठा सकता है। अगर कोई पॉलिसी उनको ऐसी चलानी है जो समाज का पिछड़ा वर्ग, जो बैकवर्ड क्लासेस है, वो आगे आ सके, तो स्टेट वो बना सकता है, स्टेट वो कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 एक तरफ तो कहता है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सेक्स कास्ट वगैरह पे नहीं करेंगे, रिलीजन के आधार पर नहीं करेंगे, रेस आधार पर नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह देता है कि 15(3) के द्वारा ये बता दे रहा है कि आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसका, वुमेन और चिल्ड्रन का, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बता सकते हैं। 15(4) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, ये कह देता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अगर आप चाहें तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, उनके जो राइट्स हैं उसको संरक्षित करने के लिए, उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया। कब किया गया, 2005 में, और 15(5) क्लॉज इसमें जोड़ा गया। इसमें का क्या कहा गया कि सामाजिक, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर, सोशली और बैकवर्ड स्तर पर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर इन शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े लोगों को क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन एक तरीके से दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हुए उनको एक तरीके से सकारात्मक भेदभाव उनके साथ में किया जाएगा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा, और उनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अदर देन माइनॉरिटी, एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बता, देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट रन होते हैं, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट प्राइवेट रन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एनआईटी है, कोई आईआईटी है, कोई, ठीक है, कोई गौर मेडिकल कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट फंड के द्वारा पूरा चल रही, चाहे सेंटर गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो। ठीक है, कुछ होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा अपने बिजनेसमैन वगैरह चालू करते हैं, और कुछ क्या होती हैं, जैसे कुछ माइनॉरिटी, जो भी हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज हैं, वो उनको गवर्न करती हैं, उनको चलाती हैं। तो इन माइनॉरिटीज को छोड़कर, जैसे कोई मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से कुछ शिक्षा का कॉलेज खोला गया है, कुछ मदरसे वगैरह चलाए जा रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, तो वहां पर छोड़कर उसके अलावा कहीं पर भी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड लोग जो होंगे, पिछड़े लोग जो होंगे, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर जो लोग पिछड़े होंगे, उनको इन इंस्टीट्यूशंस में क्या किया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से आर्टिकल 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात भी करता है, और किस क्लॉज में करता है, 15(5) में करता है, और इसको कब लाया गया है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। तो आर्टिकल 15 के जो भी ये प्रोविजन है, इसको आप थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। ठीक है, क्या क्या मेन पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको यही बता देता है ये कि आर्टिकल 15 ये कह देता है कि सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई वुमेन है, महिला है, कोई पुरुष है, मेल है, तो
अगर मेल के लिए कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो वुमेन के लिए भी होगी, महिलाओं के लिए बना जा रहे कुछ आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है तो पुरुषों के साथ भी वही चीज होगा। अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई क्रिश्चियन है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, कोई भी जाति का हो। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने अलग फंडे ले आ देती हैं कि इनका हक पहले है, ये है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है। आप कहीं भी पैदा हुए हों, ठीक है, आप कर्नाटक में पैदा हुए हों, आप तेलंगाना में पैदा हुए हों, आप महाराष्ट्र में पैदा हों, गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कहीं पे भी स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हमारे देश में बहुत ही डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी हर एक चीजों में है। कैसे? वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर, चिल्ड्रन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए क्या किया गया, 15(3) में इनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर किसको दे दी गई? स्टेट को दे दी गई। ठीक है, यहां पर स्टेट से मतलब क्या है? आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी हुई है, पहले ही बता चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स के जो चैप्टर में जो भी स्टेट जहां पर भी लिखा है, वहां पर स्टेट से मतलब आर्टिकल 12 में स्टेट को जो डिफाइन किया गया कल की क्लास में जो हमने देखा था वो है। यहां पर सिर्फ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट मत समझिएगा, जो भी हमारे हैं उसको आप कंसीडर करिएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी आर्टिकल 12 में स्टेट बताए गए हैं वो सारे के सारे इसमें कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, 15(3) ये कह देता है। उसके बाद 15(4) भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, और 15(5) भी आपको एक तरीके से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दे रहा है, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट किसके हो जाते हैं? आर्टिकल 15 के। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। तो कभी अगर आपसे प्राची थोड़ा सा एक बार टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद में हम लोग आंसर को, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 15 के जो पॉइंट्स हैं ये। इसी तरीके से आपको याद होगा जब 2019 में इलेक्शन होने वाले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे, उससे जस्ट पहले एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, जो पिछड़ी, चाहे जनरल क्लास के ही हों, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको क्या किया गया है, वो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का दिया गया है। लेकिन खास बात आप नोट करिएगा, ये जो रिजर्वेशन 10% है, ये अप टू 10% है, ये अप टू 10% है, ये एग्जैक्ट 10% नहीं है, ये एग्जैक्ट 10% नहीं है, ये 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो वहां पर स्टेट को सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। अगर उसको 7% लग रहा है तो वो 7% देगा, अगर वो 8% देता है तो वो 8% देगा, मैक्सिमम वो 10% दे सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कभी अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो यहां पर ये बना सकता है, एक ऑप्शन में 1 to 4 पॉइंट दे देगा और उसी में एक पॉइंट ये बना दीजिएगा कि मैक्सिमम 10% दिया जा सकता है रिजर्वेशन, और एक एब्सोल्यूट 10%, एग्जैक्ट 10% दिया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन बना देगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट 10% नहीं है, ये याद रखिएगा, अप टू 10% है, कि 10% तक कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसको 103 के द्वारा ये एक क्लॉज और जोड़ा गया 2019 में, कि 10%, अप टू 10% का रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इससे जुड़ा हुआ एक इशू हो सकता है जो आपके मेंस में कहीं पर या स्टेट पीसीएस वगैरह में कभी पूछ लिया जाए, या फिर कहीं पे कंबाइन करके किसी से पूछ लिया जाए कि क्या जो हमने वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन का ये दिया हुआ है, क्या ये सही है या नहीं सही है, ये देना सही होगा या गलत है। ठीक है, इसकी क्या कमियां हैं, अगर हम इसको दे रहे हैं
तो किस तरीके से इसकी कमियों को दूर कर सकते हैं अगर उसमें कुछ कमियां हैं, तो ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, जिसको हम अभी जस्ट मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तब तक आप लोग पेशेंस रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या, आर्टिकल 15 के सब्जेक्ट में। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति धर्म आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कहीं आपको पब्लिक प्लेस पर जाना है, किसी शॉप में जाना है, किसी होटल में खाना है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी प्राइवेट प्ले, इवन प्राइवेट भी हो अगर वो, तो भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर किसी धार्मिक स्थल पर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई मंदिर में आप नहीं आ सकते, मस्जिद में आप नहीं आ सकते क्योंकि आप पिछड़े जाति के हैं, आप ये हैं वो हैं। आप कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आप जो सार्वजनिक तालाब होगा, कुआं होगा, वहां पर भी उसका यूज कर सकते हैं। अब किसी के घर में हैंड पाइप लगा हो, कुआं हो, तो वहां पर आप नहीं चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं कहा गया है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी ने खुद अपने घर में लगा रखा है तो आपको वहां पर अधिकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सोसाइटी के लिए, जो पब्लिक के लिए, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट है जहां पर गवर्नमेंट ने थोड़ा भी फंड किया हुआ है, थोड़ा भी, तो वहां पर आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। और स्टेट को क्या किया गया है, एससी एसटी महिलाओं बच्चों के साथ सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर जो भी बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं, उनको भेदभाव कर सकता है, उनके लिए योजनाएं चला सकता है, उनके साथ उनको आगे बढ़ने के अवसर दे सकता है। ये सारी बातें हमारी आर्टिकल 15 में हैं, जिसमें बताया गया है सब कुछ। अब आते हैं आर्टिकल 16 की बात। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 एक तरीके से क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको रिजर्वेशन की बात करता है। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है, या फिर कहें कि एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है कि आप रोजगार के अवसर सभी को देंगे, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कोई भी एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कोई केवल अपनी खुद की अपनी कुछ अपना अलग जॉब करना चाहता है, प्राइवेट जॉब करना चाहता है, तो हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। स्टेट उसमें कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट प्लेस, बर्थ, रेसिडेंस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट पर है। लेकिन कुछ शर्तें अगर लगाना चाहे स्टेट, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी मान लीजिए आप, ऐसा है कि आप किसी बीटेक कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट है बीटेक का, तो उसके लिए स्टेट आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर कुछ एलिजिबिलिटी अपनी डिसाइड कर सकता है कि अगर आपको बीटेक के इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो एटलीस्ट आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास इतनी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो क्वालिफिकेशंस को डिसाइड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के आधार पर वो एलिजिबिलिटी दे सकते हैं। साथ ही स्टेट ने स्टेट ने ये भी कहा हुआ है, स्टेट के पास ये भी पावर है कि जैसे अगर वो ये चाहे, स्टेट अगर ये चाहे कि किसी अपने पर्टिकुलर लोगों को वो क्या कर रही है, प्रमोट करना चाह रही है, उनको अलग से कुछ रिजर्वेशन देना चाह रही है। जैसे वो, आप आंध्र प्रदेश में हैं अगर, और ये चाहे कि हम आंध्र प्रदेश के लोगों को लैंग्वेज बेस्ड कुछ कोटा बना दें, मतलब या फिर कहें कि हम उनको ये कह दें कि उनको तेलुगु भाषा आनी ही आनी चाहिए, तभी हम उनको देंगे, तो उसको ये पावर भी दी गई है कि वो सर्टेन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 से उसको ये पावर दी गई है। साथ ही 16(4) में रिजर्वेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो, इसके बारे में खैर ये पॉइंट अभी हम नहीं डिस्कस करते, इंदिरा शाहनी वाद में हम करेंगे, इंदिरा शाहनी के केस में भी थोड़ी देर में करेंगे कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए।
ये सब चीज़ें हैं। चलिए उसके बारे में अभी हम नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर पर इस तरीके से जाति धर्म लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी क्लॉजेस हमने पढ़े। लेकिन अब थोड़ा सा हम मुद्दों पर आते हैं। ये जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो चीजें तो हमने पढ़ ही ली हैं। तो देखिए, जैसे ये संविधान ने कहा है कि राज्य जो पिछड़े प्रदेश हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। ठीक है, भेदभाव कर सकता है। तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जातियां प्रजातियां ऐसी हैं जो अगर कहें तो सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, सोशली और एजुकेशनली बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसी चीज को देखने के लिए एक मंडल कमीशन नाम से बनाया गया था, मंडल आयोग बनाया गया था पिछड़े वर्ग ओबीसी क्लास के लिए, कि उनकी क्या एजुकेशनली या सोशली परिस्थिति है और उसके आधार पर उनको किसी तरीके का रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मंडल कमीशन एक तरीके से ये बनाया गया था उसके लिए। ठीक है, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब दी, तो मंडल कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि हाँ, ओबीसी क्लास जो है उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें भी कुछ पिछड़े लोग हैं और उनको आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए आपको उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। 1979 में जनता सरकार के द्वारा आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के उद्देश्य से इस मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल कमीशन जो था, मंडल कमीशन हमारा कब लाया गया था, आर्टिकल 360 340 के द्वारा, 340 से लाया गया था। और इसको जनता सरकार जो समय थी, इंदिरा गांधी, आपको याद होगा इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसने ये किया था। और संवैधानिक रूप से सामाजिक शैक्षणिक दो वर्ग थे जिसकी पूर्ण समझ बनाने के लिए गठन जरूरी था, क्योंकि इसमें देखिए सामाजिक और शैक्षणिक दो लिखा है, इसमें कहीं पर ओबीसी क्लास नहीं लिखा हुआ था अभी तक। तो इसलिए यह कमीशन बनाया गया था कि पिछड़े वर्ग जो भी हैं, ओबीसी क्लास जो भी है, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस दिन इन्होंने कहा कि आप रिजर्वेशन दीजिए। तो जब इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी, उस समय तक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ चुकी थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इनकी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन दिया। और जब ये ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया, तो कुछ लोग चले गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मैटर गया, इसको हम जानते हैं इंदिरा साहनी वाद के नाम से, इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। और कभी भी आपके पास मेंस में अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं और रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है, शैक्षिक स्तर पर पिछड़ेपन लोगों को, अगर एग्जैक्ट आरक्षण का वर्ड ना यूज करके ये कहा जाए कि हम किस तरीके से लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी शिक्षा एजुकेशनली लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वहां पर इस इंदिरा साहनी का केस जो है आपका, इंदिरा साहनी वाद जो है, इसके जो वर्डिक्ट हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, उसको वहां पर आप जरूर डिक्लेयर करें, बताएंगे और वहां पर डिक्टेट करेंगे इसको, चीजों को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने इस इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए। और ये जो गाइडलाइंस थे आज तक एक तरीके से फॉलो होते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, उसमें बहुत सारे कास्ट हैं। ये तो आपको सबको पता है कि हिंदू रिलीजन में बहुत सारे कास्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में, ये अलग अलग जातियां जो हैं, अलग अलग कास्ट जो हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं। भले ही वो क्या हैं, बहुसंख्यक हैं, मतलब उन नंबर में वो भले अधिक हैं, लेकिन उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास जो अवसर हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। उनको आज तक समाज की मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिल पाया है। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी आगे बढ़ने का अवसर
दिया जाए। तो एक तरीके से रिजर्वेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये सही कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट है इंदिरा साहनी के इस केस में। उन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो भले ही समाज में उनका संख्या भले ही अधिक है, लेकिन ये भी सच है कि उनको बहुत ही आज तक समाज की मुख्यधारा में वो लोग नहीं आ सके हैं, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भले ही आप सिर्फ सोशली और एजुकेशनली देखें, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर इसको आप देख रहे हैं, साथ में कुछ सर्टेन अदर पॉइंट्स भी आपको देखने चाहिए, जैसे उसका प्रोफेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके व्यवसाय क्या हैं। अगर वो ऐसा कोई व्यवसाय कर रहा है, मत्स्य पालन वगैरह जैसे कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, जहां पर उसके पास पर्याप्त इनकम नहीं आ सकता है कि वो अपनी जीविका को, अपनी डेली लाइफ को जी सके, तो उसको भी आपको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। वो उसका निवास स्थान कहाँ पे, कहाँ पर वो रहता है, किसी एक रहने लायक प्रॉपर प्लेस पे रह भी रहा है कि नहीं, उसके पास घर है भी कि नहीं है, इन सभी चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब आपको उसकी पावर्टी लेवल को भी देखना पड़ेगा, उसके पास एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। और इन सभी आधारों पर आप डिसाइड करेंगे कि वो बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो पिछड़ा है, तो आप उसको आगे बढ़ने का अवसर देंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। एक पॉइंट और इस वर्डिक्ट में कहा, एक गाइडलाइन और दी कि समय समय पर इस बैकवर्ड की डेफिनेशन को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करती रहेगी कि कौन कौन इसमें और शामिल हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। इसी के बाद देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट वगैरह भी आया, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट हमेशा चलता रहेगा कि कौन पिछड़े समाज से है, पिछड़े वर्ग से है या नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से इंदिरा साहनी के इस केस में यह कह दिया गया कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सही है। तो आप भले ही किसी भी अपर कास्ट को हो, लोअर कास्ट को हो, अगर आपसे एग्जाम में इसके लिखने के आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सही, आप उसको सही लिखिएगा, अपनी पर्सनल फीलिंग को बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप उसके अपोज में नहीं जाइएगा, ठीक है। आप इमोशनली वीक नहीं हो सकते हैं, आपको जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि किसी भी कंडीशन में ये जो रिजर्वेशन है, चाहे आप एससी क्लास को दे रहे हो, चाहे शेड्यूल कास्ट को हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब को हो, चाहे ओबीसी को हो, किसी भी कंडीशन में ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना रिजर्वेशन दिया जा सकता है, मैक्सिमम 50% तक का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया। साथ ही एससी और एसटी क्लास में, एससी और एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर का, कि मतलब क्रीमी लेयर क्या हो गया कि मान लीजिए जैसे किसी का ईयरली इनकम 7 लाख है, तो 7 लाख के को एक बेस लाइन बना दिया गया, इसको क्रीमी लेयर बन गया कि इसके ऊपर में जो लोग रहेंगे उनको माना जाए कि इनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये एक जो बेस लाइन हुई, यही एक तरीके से क्या क्रीमी लेयर हो गई कि इतनी इनकम के ऊपर वालों को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, ये लोग क्या रहेंगे, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यही चीज कहा गया एससी एसटी में कि एससी एसटी के लिए ऐसी कोई क्रीमी लेयर के प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन ओबीसी के लिए ये चीज रहेगी, ओबीसी वर्ग के लिए ये चीज है, एससी एसटी के लिए कोई भी इस तरीके का वो चीज नहीं है। अब एक चीज और नोट करिएगा, क्या नोट करेंगे, अभी हमने कहा था ना कि 10% का रिजर्वेशन दिया गया, 10% का रिजर्वेशन दिया गया 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो मैक्सिमम 50% हो सकता था, 50% प्लस 10% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो 10% का जो कोटा दिया गया है, ये जो 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये अदर देन इस 50% है। इस 50% से अधिक में आप लोगों को
50% के साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग क्लॉज है, ये अपने आप में एक अलग क्लॉज है। और ये 10% का जो मैं अप टू 10% का जो रिजर्वेशन है ये 50 प्लस में है। इस 50 से इसका कोई लेना देना नहीं, ये अलग है। इसको सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में भी लोग गए, केस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस चीज को जानती थी, तो आज तक इस पे कुछ उन्होंने न सुनवाई की है न कुछ किया है। हालांकि जब ये उन्होंने प्रोविजन दिया था, एक चीज और नोट करिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसी समय तमिलनाडु में कितना परसेंट रिजर्वेशन हुआ करता था? 69% के अराउंड में, जो कि अब देखिए 69 50 से अधिक था। तो तमिलनाडु में अगर इसको कम कर देते तो भाई तुरंत बवाल हो जाता, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हल समस्या हो जाती। तो इसको क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9th शेड्यूल है इसको इसमें डाल दिया गया, इस प्रोविजन को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल की खास बात आपको याद होगी अगर आपने पुराने क्लासेस की हैं, कि अगर कोई भी प्रोविजन 9th शेड्यूल में चला जाता है तो ऐसी व्यवस्था पार्लियामेंट ने की थी अपने एक्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कि उसका जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं होगा। अगर कोई भी सरकार ने कोई नियम बनाया और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया कि ये 9th शेड्यूल में है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर न्यायिक पुनरीक्षा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। ऐसा पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया था, ठीक है, तो इसीलिए इसको इसमें डाल दिया गया। यहीं पर एक कंट्राडिक्टरी पॉइंट भी है, उसको भी याद रखिएगा। केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती के केस से पहले तक जो केस 1973 में आया था, आपको बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ इसके जो वर्डिक्ट्स थे, इस केस से पहले ऐसा ही चलता था कि जो भी 9th शेड्यूल में चला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन केशवानंद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है, तो हम 9th शेड्यूल में जो बातें हैं उसका भी जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है, ऐसा केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस मैटर को जो 9th शेड्यूल में डाला गया उसका सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू नहीं किया। तो अगर आज की डेट में कोई कहे कि 9th शेड्यूल में जो चीजें डाल दी गई हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आज की डेट में ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि केशवानंद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो 9th शेड्यूल में है लेकिन हमको लगता है कि उसका जुडिशियल रिव्यू आवश्यक है, तो हम उसका कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उसका जुडिशियल रिव्यू करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक। तो एक तो 10% जो है वो 50% के अदर देन है। यहीं पर आपसे जैसे और भी क्वेश्चन जैसे कुछ बन सकते हैं क्या, जो भी लोग आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज थोड़ा सा लेक्चर कंप्लीट होने तक का वेट कर लीजिए, हम लोग लास्ट में 10 मिनट तक बात करेंगे जो भी आपको डाउट है, ठीक है। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले एक पर्टिकुलर कास्ट को कहा एक्स्ट्रा से रिजर्वेशन देने की बात हुई, वहां पे एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, उसने भी कहा कि हाँ रिजर्वेशन देना ठीक है, और 50% प्लस में रिजर्वेशन हो गया वहां पर। और फिर ये मैटर कहां पर पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि ये भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50%। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कुछ किया कि उन्होंने 50% प्लस रिजर्वेशन कर दिया। हमेशा राजस्थान में भी ऐसे डिमांड होती रहती थी, गुजरात में भी ऐसी डिमांड हुई, हरियाणा में भी ऐसी डिमांड हुई। तो ये डिमांड तो की जाती है कि हम, और डिमांड के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको भी ये पता होता है कि मैं 50% से ऊपर में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कर देते हैं, कुछ कमीशन बना देंगे, आयोग बना देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता है कि मैटर फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? कैंसिल कर देगा।
तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना फायदा देने के लिए कि हमने तो किया था भाई, इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो वो इसका फायदा उठाती हैं और करती हैं। ठीक है। तो कभी इस तरीके से कभी कहीं भी सी स्टेट का रेफरेंस लेकर पर्टिकुलर कुछ भी आ सकता है, मेंस में कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आप इस इंदिरा साहनी के केस में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको आपको याद रखना है, और उसी का रेफरेंस देते हुए आपको अपना आंसर लिखना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक। तो ये बात हुई किसकी, आर्टिकल 15 और 16, और साथ में जो आपका इंदिरा साहनी का केस था उसकी बात हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जब भी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा आएगा वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको आपको याद जरूर करना चाहिए। और इसी इंदिरा साहनी की याचिका के बाद सरकार ने क्या किया, 76th अमेंडमेंट किया गया और तमिलनाडु के 69% रिजर्वेशन को कहाँ डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया। और 77th एक और अमेंडमेंट किया, कब, 1995 में। वहां पर एससी और एसटी वर्ग को प्रमोशन में भी, एक तो आपको कहां पर मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट में, साथ में यहां पर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन है, तो हाँ है। किस प्रोविजन के थ्रू है, 77th। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी यहां पर आपकी योग्यता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम, आप एससी और एसटी वर्ग को बिलोंग करते हो तो एकदम से रिजर्वेशन मिलता ही जाएगा। आप किस भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज को देखा जाएगा, आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। और अगर आप उसको कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको एससी एसटी वर्ग के आधार पर प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। इसके अलावा 81st एक अमेंडमेंट और किया गया 2000 में। इसमें यह कहा गया कि जैसे मान लीजिए इस समय 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है, 2022, 50% रिजर्वेशन रहेगा जहां पर भी वैकेंसी आती हैं। अब 50% रिजर्वेशन था यहां पर जो भी वैकेंसी आई, लेकिन ऐसा हुआ कि 2022 में मान लीजिए वैकेंसी आती है कहीं पर जहां पर 100 सीट्स हैं। अब 100 सीट्स थी जिसमें से 50% क्या होंगी, रिजर्व हो गई। 50% सीट्स रिजर्व हो गई, मतलब 50 सीटें रिजर्व हो गई, इन पर रिजर्वेशन कर दिया गया। टेस्ट वगैरह, एग्जाम वगैरह, इंटरव्यू सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हुआ। लेकिन इसमें से 40 सीट्स ही भरी जा सकी, 10 सीटें नहीं भरी जा सकी, 10% सीट नहीं भरी जा सकी। तो अब क्या किया जाएगा, तो यही 81st अमेंडमेंट के द्वारा, 81 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया कि ये जो 10% सीटें बची रह गई, जो बची हुई सीटें हैं, ये कब ट्रांसफर हो जाएंगी, 2023 में, 2023 में या 2024 में, जब भी अगली वैकेंसी आएगी वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है। तो वहां पर जब ये ट्रांसफर हो जाएंगी, तो मान लीजिए यहां पर कितनी सीटें आई, यहां पर मान लीजिए 150 सीटें आई, तो इसका 50% कितना रिजर्वेशन हुआ, 75 सीट। तो ये जो 10% सीट गई है, ये 10% सीट इस 75 में इंक्लूडेड नहीं होगी, ये 75 अपने आप में रहेंगी ही रहेंगी, प्लस एक्स्ट्रा 10%, प्लस एक्स्ट्रा 10%। तो जो बची हुई सीट पर रिजर्वेशन था, जो सीटें नहीं भर पाई हैं, जहां पर रिजर्वेशन था लेकिन उस पर कोई भी सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो सीटें नहीं भरी पाई गई, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर हो रही हैं, तो उस साल जो रिजर्वेशन मिलने वाला था 50%, उस पर कोई इंपैक्ट वो नहीं डालेंगी, उस पर वो कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगी, वो 50% एज इट इज रहेगा। ये जो एडिशनल सीटें आई वो उसमें प्लस कर देंगी। ठीक है। तो ये हमारा 81st अमेंडमेंट डाला गया। तो आज की हमारी जो टोटल क्लास अभी तक चल रही है, सिर्फ रिजर्वेशन पर ही फोकस कर रही है। ठीक है। तो हमने 15, 16 और इंदिरा साहनी का जो केस है उसको आज पूरा कर लिया है। कल हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया उसके मुद्दे से करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अब आप लोगों के जो जो क्वेश्चन थे वो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग क्वेश्चन रेस कर रहे थे वो चैट में अपने क्वेश्चन लिखिए, हैंड रेस कर रहे थे जो लोग।